मुंबई का एक ऐसा केस जो मुंबई पुलिस हैरान रह गई। मुंबई पुलिस के पास सिर्फ शरीर के दो टुकड़े थे, एक हाथ और एक पैर। मुंबई पुलिस को ना कातिल का पता था और ना जिसका कत्ल हुआ है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। लेकिन आखिरकार मुंबई पुलिस इस केस को किसी तरह सॉल्व करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक खौफनाक केस को लेकर। दिन है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मुंबई के माहिम बीच पर सैकड़ों लोग घूमने आए हुए थे। लोग सैर कर रहे थे माहिम बीच पर, समुद्र किनारे का नजारा देख रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा था। और समुद्र में मछुआरे तेज हवाओं के बीच मछली पकड़ रहे थे और समुद्र की लहरें तेजी से उठ रही थी। और उसी लहरों के बीच एक सूटकेस बहकर माहिम बीच पर आता है। माहिम बीच पर एक नया सूटकेस बहकर किनारे पर आ जाता है और कुछ लोगों की नजर पड़ती है उस सूटकेस पर। लोग सोचते हैं इस सूटकेस के अंदर है क्या, क्योंकि सैकड़ों लोग घूमने आए थे, कुछ युवा भी थे उसके अंदर। और लोगों को मन में होता है कि क्या है इस सूटकेस के अंदर। सूटकेस काफी नया है और बह के किनारे पर आया है। तो कुछ लोग जो युवा थे वहां पर ट्राई करते हैं उस बैग को खोलने के, लेकिन जब वो नजदीक जाते हैं और उस बैग को यानी उस सूटकेस को आधा ही खोलते हैं और फिर उस सूटकेस को बंद कर देते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि उस सूटकेस को देखने के बाद वो हैरान रह गए। फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है और वहां पर पुलिस की यानी मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है। और मुंबई पुलिस की टीम जब उस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक हाथ जो कंधे से कटा हुआ है और एक पैर जो कमर के नीचे से कटा हुआ है, यानी एक पूरा पैर और एक पूरा हाथ उस सूटकेस के अंदर था। मुंबई पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि शरीर की पूरी बॉडी किधर है, एक हाथ है और एक पैर है। अब मुंबई पुलिस शरीर की सोचती है कि शरीर के और भी बॉडी जो पार्ट्स हैं वो भी आसपास होंगे, उसे भी खोजा जाए। पुलिस अभियान चलाती है, लेकिन पुलिस को समुद्री किनारे पर कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस समुद्र में जो मछुआरे हैं, जो फिशिंग कर रहे हैं, उन्हें बोलती है कि आपको भी समुद्र में कुछ बैग मिले या कुछ सूटकेस मिले तो खोजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब समुद्र में मछुआरे सूटकेस खोज रहे हैं, यानी बॉडी के और टुकड़े खोज रहे हैं, और किनारे पर पुलिस खोज रही है। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी कि बॉडी के और पार्ट मिल जाए, मुंडी मिल जाए, कि पहचान हो सके कि बॉडी किसकी है या कत्ल किसका हुआ है। लेकिन बॉडी के और पार्ट नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक हाथ और एक पैर पुलिस के पास रहता है। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये बॉडी किसकी है और इसे कत्ल कहाँ किया गया और किसने इसे मारा और बॉडी के और पार्ट्स किधर हैं। अब मुंबई पुलिस के हाथ तो पूरे खाली थे, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास ये भी नहीं था कि कत्ल किसका हुआ, ये भी पता नहीं था। अब मुंबई पुलिस अब उस सूटकेस को खोलती है तो पता चलता है तो सूटकेस नया है। उसके अंदर एक हाथ होता है, एक पैर होता है, लेकिन उसके नीचे एक शर्ट होता है, यानी काफी कपड़े होते हैं, और एक शर्ट भी होता है। अब मुंबई पुलिस उस शर्ट को, उस सूटकेस को और बॉडी पार्ट को अपने कब्जे में लेकर बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक के लिए भेज देती है, और जो भी सूटकेस है और शर्ट है वो उसको एविडेंस रूम में भेज देती है, अपने कब्जे में ले लेती है। अब पुलिस आसपास जो लोग थे जिन्हें सूटकेस मिला उससे भी पूछताछ करती है। लोग बताते हैं समुद्र से बहकर किनारे पर आया था। अब मुंबई पुलिस पहले उस सूटकेस को देखती है तो सूटकेस से कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि सूटकेस किसी लोकल कंपनी का था, तो उस पे ना कोई यानी टैग था कि किस कंपनी का है, कहाँ से खरीदा गया है, ये कुछ पता नहीं चलता है। अब मुंबई पुलिस के सामने हाथ था और पैर था, इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि कुछ पता नहीं चल सकता था। क्योंकि दूसरे देशों में क्या होता है कि हर एक आम नागरिक का डाटा रखा जाता है, यानी अगर किसी की बॉडी मिलती है दूसरे देशों में तो उसका सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, तो उसका पूरा डाटा सामने निकल कर आ जाता है कि आदमी कहाँ रहता है, इसका परिवार कौन है, उसका पूरा डाटा। लेकिन अपने देश में अभी तक ये नहीं है। अपने देश में सिर्फ क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर क्रिमिनल्स की पहचान हो जाए तो उसका पूरा डाटा निकाला जा सकता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन आम आदमी का अभी तक अपने पास सिस्टम नहीं है कि किसी आम आदमी का डाटा स्टोर किया जाए। लेकिन दूसरे देशों में आम आदमी का भी डाटा स्टोर किया जाता है, जिससे तुरंत फिंगरप्रिंट ही लगाते ही तुरंत पूरा डाटा सामने निकल कर आ जाता है। लेकिन अपने देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब पुलिस को ये पता लगाना एक चैलेंज था, इसलिए कि ये बॉडी किसकी है। अब पुलिस उस शर्ट को देखती है जो शर्ट मिला है। अब उस शर्ट पे देखती है तो शर्ट पर एक बैज होता है। आपको बता दें, शर्ट पर एक बैज लगा होता है जिसमें टेलर का नाम लिखा रहता है, क्योंकि ये शर्ट सिलाई गई थी कहीं से, और उस टेलर का नाम था एल्मो मेंसवेयर।
यानी उस टेलर की दुकान का नाम था एल्मो मेंस वेयर, वहां से ये शर्ट सिलाया गया था। अब पुलिस को उस दुकान की तलाश रहती है एल्मो मेंस वेयर की, जहां से शर्ट सिलाया गया था, वहीं से कुछ पता चल सकता था इसके बारे में। अब पुलिस उस दुकान को खोजती है तो दुकान पता चलता है कि दुकान कुर्ला वेस्ट में है। फिर पुलिस की एक टीम कुर्ला वेस्ट के एल्मो मेंस वेयर उस दुकान पर पहुंचती है और टेलर से पूछताछ करती है। तो टेलर तो पहचानता नहीं है, लेकिन टेलर बोलता है एक बार मैं देखता हूं। फिर टेलर जब अपनी पूरी पावती खोलते हैं, यानी कि जब कोई कपड़ा सिलाने जाता है टेलर्स के पास सिलाई कराने, तो क्या होता है, एक कपड़े का टुकड़ा और उसका नाम रिसीव में स्टेपलर करके रख दिया जाता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा जो ग्राहक है उसके दे दिया जाता है। तब जब पावती निकाली जाती है, चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि एक आदमी है जो आया था और ये शर्ट सिलाया था। अब पुलिस उस आदमी का नाम पूछती है, उसका डाटा निकालती है, तो नाम पता चलता है बेनेट रेवेलो, यानी ये आदमी जो बेनेट रेवेलो है उसने ये शर्ट सिलाया था। यानी पुलिस को अंदेशा हो जाता है कहीं ना कहीं ये बॉडी बेनेट रेवेलो की है। अब पुलिस को इस केस में सिर्फ एक नाम मिलता है, बॉडी के टुकड़े के बाद सिर्फ एक नाम, बेनेट रेवेलो। अब पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे, क्योंकि एक नाम से पुलिस कैसे पता करेगी कि आदमी कहाँ रहता है। अब पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोशल मीडिया पर अब सभी प्लेटफॉर्म पर इस आदमी यानी बेनेट रेवेलो को सर्च करना शुरू करती है। अब फेसबुक पर पहले अब जाकर पुलिस बेनेट रेवेलो सर्च करती है। बेनेट रेवेलो सर्च करने के बाद हजारों यूजर सामने आ जाते हैं, यानी बेनेट रेवेलो नाम के हजारों लोग सामने फेसबुक पर आ जाते हैं। अब पुलिस कैसे पहचानेगी कि कौन है बेनेट रेवेलो? पुलिस के सामने एक और बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि मुंडी तो है ही नहीं लाश की, तो कैसे पहचानेगी कि ये बॉडी किसकी है, यानी ये अकाउंट किसका है और उसकी जानकारी कैसे निकालेगी? अब बेनेट रेवेलो के अकाउंट, जितने भी अकाउंट आते हैं, यानी मुंबई में रह रहे बेनेट रेवेलो नाम के लोकेशन के हिसाब से पुलिस सर्च करती है फेसबुक पर और बाकायदा सार्क सबके प्रोफाइल को जांच करती है, यानी प्रोफाइल फोटो जो अपलोड होती है फेसबुक पर सबको चेक करती है। तो एक व्यक्ति दिखता है पुलिस को संदिग्ध, जिसकी बॉडी काफी लंबी तंबी थी, पैर मोटा था, हाथ मोटा था, यानी लंबा लंबा मोटा हट्टा कट्टा दिख रहा था। तो पुलिस इसके प्रोफाइल को अच्छे से चेक करती है तो उसके अंदर एक जो शर्ट है जो लाश के साथ मिली थी सूटकेस में, वो शर्ट पहना हुआ आदमी फोटो अपना अपलोड किया है फेसबुक पर। तो पुलिस लिंक करती है कि जो शर्ट मिली है और उसी शर्ट को के साथ फोटो अपलोड है फेसबुक पर और वही टेलर भी सिला है, और फिर उस टेलर को दिखाया जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि यही आदमी था जिसने शर्ट सिलाया था। अब पुलिस को फेसबुक के जरिए उसका पूरा डाटा मिल जाता है कि ये आदमी जो जिसका सूटकेस में लाश मिली है ये एक सिंगर है, और ये मतलब सिंगर है, जाकर कॉन्सर्ट करता है, और उसके बारे में उसका लोकेशन, उसका नंबर, सब कुछ मिल जाता है पुलिस को। जब नंबर पर कॉल करती है पुलिस उसके, तो वो नंबर बंद आता है। अब नंबर तो बंद है। अब पुलिस को अब एक एड्रेस का सहारा था जो फेसबुक पर था। अब फेसबुक को एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस सांता क्रूज के कोई इलाके का एड्रेस था, और पुलिस उस इलाके को ट्रेस करती है। पुलिस उस इलाके को ट्रेस करने की कोशिश करती है। अब इलाके को ट्रेस करती है तो सांता क्रूज के एक जगह पर पुलिस जाकर रुकती है, और वहां पर पुलिस को पता चलता है कि यही घर का लोकेशन यानी फेसबुक पर लिखा हुआ है। तो वो घर तो बंद था। जब पुलिस जाती है तो वहां पर वो घर बाकायदा बंद था, यहाँ वहां पर कोई नहीं था। अब पुलिस वहां से वापस लौट रही थी, लेकिन अब पुलिस की एक टीम जाकर अब वहां आसपास के सारे लोगों से पूछताछ करती है, और जो फोटो फेसबुक पर दिखाया लोगों से पूछताछ करती है कि क्या ये आदमी इसी घर में रहता है। तो आसपास के लोगों ने बताया, हाँ ये तो सिंगर हैं बेनेट रेवेलो, ये यहीं पर रहते हैं अपनी एक 18 साल की बेटी के साथ। पुलिस को ये पता चलता है कि इनकी बेटी भी है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है कि इनके बारे में कुछ पता है कि कहाँ गए हैं या अभी कहाँ हैं, तो ये लोग बताते हैं, आसपास के जो पड़ोसी हैं वो बताते हैं कि ये 5-6 दिन से नहीं दिख रहे हैं, यानी 5-6 दिन से गायब हैं। नहीं तो रेगुलर दिखते थे, लेकिन 5-6 दिन से नहीं दिख रहे हैं। पुलिस पूछताछ करती है कि इनकी बेटी, तो बताते हैं कि 5-6 दिन से वो बेटी भी नहीं दिख रही है इनकी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि बेटी कहाँ चली गई, कहीं बेटी के साथ भी जो मर्डरर हैं, जो आरोपी हैं, वो भी उसके साथ भी तो कुछ गलत नहीं कर दिए, और इनके साथ तो इनका मर्डर हो ही गया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं अब तलाश करती है बेटी की, कि बेटी का कोई कहीं मार तो नहीं दिया, उसका भी मर्डर तो नहीं कर दिया गया। अब बेटी की तलाश में जुटती है। अब लेकिन घर का दरवाजा बंद था। अब पुलिस अंदर जाए तो तब कुछ मिले
कि अंदर क्या हुआ है, कुछ हुआ है, या बेटी की लाश अंदर है, या बेटी कहाँ है, कुछ पता चले। लेकिन पुलिस घर का दरवाजा ऐसे नहीं तोड़ सकती। अब पुलिस इस केस को लेकर कोर्ट जाती है। मुंबई के कोर्ट में इस केस के बारे में पूरा अपना प्रतिक्रिया पूरा रखती है। तो पुलिस कोर्ट से इजाजत लेती है घर का दरवाजा तोड़ने के लिए। फिर इस केस में कोर्ट जाकर पुलिस को इजाजत देता है घर का दरवाजा तोड़ने के लिए। फिर पुलिस जाती है घर का दरवाजा तोड़कर चेक करती है। तो घर के अंदर कुछ पुलिस को ऐसा नहीं मिलता है जिससे कुछ पता चल सके। लेकिन पुलिस जब जाती है तो अच्छे से तलाश करती है, तो पता चलता है कि एक फ़ोन नंबर मिलता है जो लड़की का था उनके, और उनकी लड़की का एक डायरी भी मिलता है। अब पुलिस उस डायरी से क्या निकालेगी, लेकिन डायरी में कुछ पर्सनल बातें भी लिखी थी। जब पुलिस पढ़ना शुरू करती है तो डायरी के अंदर एक और बात लिखी थी जिससे पुलिस हैरान रह जाती है वो देखकर। डायरी में लिखा था, डैड सॉरी, रियली सॉरी। डैड सॉरी, जिसने मुझे रहने के लिए दिया उसको मैंने मार दिया। सॉरी डैड, रियली सॉरी सॉरी सॉरी, ये उस डायरी में लिखा था। पुलिस को शक हो जाता है जब लिंक करती है, कहीं ये बेटी तो ही नहीं अपने बाप को मार दी, बेनेट रेबेलो को। डायरी में तो ऐसा लिखा है, क्योंकि वो माफी मांग रही है। एक बेटी डायरी में लिख रही है, डैड सॉरी, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैंने तुम्हें मार दिया। जिसने रहने के लिए मुझे ठिकाना दिया, जिसने मेरी परवरिश की, उसे मैंने मार दिया। उस डायरी में लिखा था। अब पुलिस की तलाश में थी वो लड़की कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। लेकिन लड़की का नंबर पुलिस को उस घर से मिलता है। तो पुलिस उस नंबर को जब फोन करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ रहता है। अब पुलिस क्या करती है, उस नंबर का लास्ट लोकेशन निकालती है कि नंबर कहाँ ऊपर था। तो लोकेशन मिलता है घाट के ऊपर। अब पुलिस उस घाट के ऊपर में जाकर उस नंबर को ट्रेस करती है, तो वहाँ एक लड़की मिलती है जो 18 साल की लग रही थी, 18-19 साल की। पुलिस जब उससे नाम पूछती है तो अपना नाम रिया बताती है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम आराध्या पाटिल तो नहीं है। तो हाँ बताती है कि हाँ मेरा नाम आराध्या पाटिल भी है, मुझे रिया नाम से भी बुलाया जाता है, मेरा ऑफिशियल नाम आराध्या पाटिल है, मुझे रिया नाम से बुलाया जाता है। तो पुलिस उससे पूछती है तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो बताती है मेरे डैड गाना गाने के लिए सिंगर हैं, किसी कॉन्सर्ट के लिए विदेश गए हैं, बाहर गए हैं। लेकिन पुलिस जब उसको डायरी दिखाती है, वो बॉडी के बारे में कुछ बताती नहीं है, लेकिन डायरी दिखाती है। डायरी में तुम ये क्या लिखी हो, डायरी में सॉरी डैड, मैं अच्छी बेटी नहीं हूं, तुम्हें मार दी, ये सब डायरी में क्या लिखा है। तब वो टूट जाती है और रोने लगती है। अब पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं कुछ इसका हाथ है। अब पुलिस इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और बाकायदा पूछताछ करना शुरू करती है। तब जाकर आराध्या पाटिल, ये लड़की, पूरी कहानी बताती है। कहानी ये थी कि बेनेट रेबेलो 2 शादी कर चुके थे और दोनों शादी में इनका यानी दोनों पत्नियों से जमा नहीं, दोनों से डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद एक लड़की मिली, बेनेट रेबेलो को एक लड़की मिली जिसका नाम था रिया मिली। तो इन्होंने रिया की छोटी लड़की थी रिया, फिर उसे गोद ले लिया ऑफिशियली कोर्ट जाकर। गोद लेने के बाद उसकी परवरिश की है, उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में उसकी मांगे पूरी की, सब कुछ उसको अच्छे से उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। और वो अपने डैड के बेनेट रेबेलो के साथ रहती थी। अब आराध्या क्या है, वो सिद्धि विनायक मंदिर भी हफ्ते में एक बार जाया करती थी। मुंबई का फेमस दादर में जो सिद्धि विनायक मंदिर है वहां पर भी हफ्ते में एक बार जाया करती थी, और वो हरदम जाया करती थी हफ्ते में। तो वहां पर एक लड़के से मुलाकात इसकी होती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। दोनों अपना नंबर शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों फोन पर घंटों बात करने लगते हैं और अपने हरदम अटैच रहते थे एक दूसरे से। इनका यानी प्यार हो गया था इन दोनों को। फिर ये अपनी दोनों जो पर्सनल बातें वो भी शेयर करने लगती है। आराध्या जो रिया है पर्सनल बातें भी अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करने लगती है, और ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है एक दिन कि जो उसके पिता हैं बेनेट रेबेलो, वो उनकी बेटी नहीं है। यानी आराध्या, जो बेनेट रेबेलो हैं उसके असली पिता नहीं है। आराध्या वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, और आराध्या अपने बॉयफ्रेंड को ये भी बताती है कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते हैं। ये सुनने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड है, 16 साल का नाबालिग बॉयफ्रेंड, वो गुस्से में लाल हो जाता है कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज कराती हैं, गलत है, तुम सही कह रही हो, क्यों साथ रह रही हो, ये सब बोलता है। लेकिन आराध्या उसे समझाती है। फिर बार बार जब भी वो 16 साल का बॉयफ्रेंड आराध्या से मिलता था तो उसके पिता के खिलाफ भड़काता था, यानी उनको ये कर देते हैं, उनको मार देते हैं, ये वो कुछ सारे बातें बोलता था। धीरे धीरे आराध्या को भी ये बात सही लगने लगती है कि ये मेरे पिता जो हैं गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी अपने 16 साल के नाबालिग बॉयफ्रेंड की बातों में आ जाती है, 18 साल की आराध्या। अब वो भी क्या करती है, ये लोग क्या करते हैं
एक दिन मिलते हैं, लास्ट बार मिलते हैं 23 नवंबर को। 23 नवंबर को मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं बेनेट रेबेलो को मारने का। खौफनाक प्लान बनाते हैं। सुनिए प्लान पूरा। बेनेट रेबेलो को 23 नवंबर को मारने का प्लान बनाते हैं और 26 नवंबर को वापस उसका जो 16 साल का बॉयफ्रेंड है आराध्या का, वो घर में आ जाता है और घर में आने के बाद कहीं कोने में छुप जाता है। फिर शाम को पिता भी आते हैं। पिता आते हैं बेनेट रेबेलो। फिर ये लोग क्या करते हैं, आराध्या तुरंत झगड़ा करने लगती है बेनेट रेबेलो से, झगड़ा करने लगती है और दोनों के बीच काफी बहस होती है और बेनेट रेबेलो गुस्सा हो जाते हैं और अपना गिटार लेकर आराध्या की ओर मारने के लिए बढ़ते हैं। तब तक पीछे से बॉयफ्रेंड एक धारदार हथियार से सर पर वार करता है और वो गिर जाते हैं। फिर दोनों मिलकर बेनेट रेबेलो को बहुत मारते हैं और वो एकदम सुस्त हो जाते हैं वहीं जमीन पर। फिर उसके बाद ये घर में से एक हीट जो कीड़ों मकोड़ों को मारी जाती है, मच्छरों को, ब्लैक हीट, रेड हीट, वो लेकर आते हैं और उनके मुंह में पाइप डालकर बाकायदा स्प्रे कर देते हैं, यानी पूरा केमिकल उनके मुंह में निकाल देते हैं, यानी डाल देते हैं। फिर भी बेनेट रेबेलो की मौत नहीं होती है तो ये लोग चाकू लेकर आते हैं और पूरे शरीर पर स्टैब करते हैं, यानी मारते हैं। मारने के बाद पूरे शरीर पर छेद कर देते हैं पूरे शरीर से। फिर खून का रिसाव होने लगता है। फिर ये लोग बाथरूम में बॉडी को खींच कर लेके जाते हैं और वहां पर पूरा खून का रिसाव कर देते हैं कि बॉडी हल्की हो जाए, खून निकल जाएगा तो। और फिर मार्केट जाते हैं और मार्केट से 2-3 सूटकेस खरीदते हैं, 2-3 पॉलीथीन थैली खरीदते हैं और चाकू खरीदते हैं। और फिर मार्केट से वापस आते हैं घर और पूरी बॉडी को काटते हैं चाकू से और सूटकेस में भरते हैं। प्राइवेट पार्ट को पॉलीथीन में भरते हैं, सब कुछ भरते हैं बाकायदा काट कर। और फिर काटने के बाद ये लोग क्या करते हैं, बॉडी के टुकड़े सूटकेस में भरकर मीठी नदी में लेकर जाकर फेंक देती हैं। और बात ये भी सामने आई है कि ये लोग बॉडी काटने के दौरान, जब बॉडी नहीं कटती थी, चाकू को गैस में गर्म कर करके बॉडी को काटा इन लोगों ने। सोचिए, एक 16 साल का लड़का और एक 18 साल की लड़की, इस तरह का मर्डर केस, इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। पुलिस भी शॉक रह जाती है। 16 साल का लड़का तो नाबालिग है, पुलिस उसे भी अरेस्ट करती है और उसे भी बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। और लड़की जो है वो लगभग 19 साल की हो चुकी है, तो उसे भी अरेस्ट कर दिया जाता है और उसे कर रही है और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगा। हमें आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। सावधान रहें, सतर्क रहें।